जय हिंद। आज हम लोग क्लास 6 का हमारे भूगोल पृथ्वी हमारा आवास अध्याय नंबर 3 पृथ्वी की गतियां इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 और 2 जाना है, जहां पे सौरमंडल में पृथ्वी की क्या भूमिका थी। उसके बाद ग्लोब पर अक्षांश एवं देशांतर रेखा कैसे जगह का निर्धारण करते हैं, साथ ही समय निर्धारण में कैसे उपयोगी होते हैं आदि विशेष चीजों को जाना है। आप हमारे चैनल के पेज पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही मैं आपको आई कमेंट में लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से भी क्लिक करके देख सकते हैं। अब आइए इस अध्याय को शुरू करते हैं। पृथ्वी की गतियां, नाम से ही पता चल रहा है कि पृथ्वी घूमने के बारे में बता रहा है कि पृथ्वी कैसे कैसे घूमती है। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। घूर्णन मतलब जो अपने आप में घूमता हो, और परिक्रमण मतलब सूर्य के चारों ओर घूमता हो। इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, मतलब पृथ्वी अपने आप में ही गोल गोल घूमते रहती है, जिससे दिन रात होता है, तो उसे घूर्णन कहते हैं। दूसरा, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं, मतलब सूर्य के जब चारों ओर एक निश्चित कक्षा में गोल गोल सूर्य के चारों ओर घूमे तो उसे हम परिक्रमण कहते हैं। इससे ऋतुओं का परिवर्तन होता है, यानी ठंडा, गर्मी, बरसात जो साल के साथ बदलाव आते हैं, ये सारे इसी के वजह से होते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने घूर्णन और परिक्रमण के बारे में जाना। अब आगे जानते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। आप नीचे चित्र में भी देख सकते हैं कि कक्षीय समतल जो होता है वह 66.5 डिग्री का जहां पृथ्वी का कोण बनता है, एक काल्पनिक रेखा होता है, वहां पे कक्षीय समतल कहलाता है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। मतलब कह सकते हैं, हमने अध्याय 1 में भी जाना था कि पृथ्वी के पास अपना प्रकाश या उष्मा नहीं होता है, ये सूर्य से उष्मा और प्रकाश लेती है और उसी से चमकती है। उसके बाद ये गोल होता है, जिस कारण इसका आधा भाग ही सूर्य के सामने दिखता है और उस तरफ दिन होता है, और दूसरा जिस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता उस पर रात होता है। इसी वजह से कह सकते हैं कि पृथ्वी के गोल होने और सूर्य का प्रकाश आगे वाले भाग पे पड़ने की वजह से दिन रात होता है। चित्र 3.2 में आप देख सकते हैं कि घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन व रात कैसे होते हैं। यहाँ नीचे आपको 2 चित्र दिखा रहे हैं। उसमें चित्र 3.2 में देखिए, साइड में आपको पृथ्वी दिख रहा है, उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, बीच में विषुवत रेखा और प्रदीप्त वृत्त आधे भाग में, मतलब कह सकते हैं जिधर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है आधे भाग पे, उधर प्रदीप्त वृत्त प्रकाश नहीं पड़ता है, वह भाग जो दोनों को बांटता है, इस बीच वाले को हम लोग प्रदीप्त वृत्त कह सकते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं कि पृथ्वी अपने कक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है, मतलब जब ये पूरा एक बार घूम जाती है अपने अक्ष पे तो इसे दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है, मतलब ये रोज रोज होता है ऐसा। और अब यहाँ एक बात बता रहा है, आओ कुछ करके सीखे। पृथ्वी को दर्शाने के लिए एक गेंद ले तथा सूर्य को दर्शाने के लिए एक जलती हुई मोमबत्ती। गेंद पर शहर एक्स को दिखाने के लिए एक निशान लगाइए। अब गेंद को इस प्रकार रखें कि शहर एक्स में अंधेरा हो। गेंद को आप बाएं से दाएं घुमाइए। जैसे ही आप गेंद को थोड़ा घुमाते हैं तो शहर में सूर्योदय होगा। अगर गेंद को आप घुमाना जारी रखते हैं, बिंदु एक्स धीरे धीरे सूर्य से दूर चला जाता है और यह सूर्यास्त है। मतलब कह सकते हैं कि दिन रात कैसे होता है, सूर्य और पृथ्वी से क्या संबंध है, इन सारे बातों को आप एक्टिविटी से जान सकते हैं। आप देखिए यहाँ चित्र 3.1 में एक बात बता रहा है कि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल। हमने अध्याय 2 में जाना था कि पृथ्वी 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, ये पूरे तरीके से सीधा नहीं है, जिस कारण इसमें अलग अलग जगह पे पृथ्वी के ताप कटिबंध क्षेत्र के बारे में भी हम लोगों ने जाना था कि इसी वजह से उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध के माहौल बनते हैं। और वहां इसी बात को दिखा रहा है कि देखिए सबसे बगल में पृथ्वी का कक्षीय समतल मान सकते हैं। कह सकते हैं कि अगर पृथ्वी झुका हुआ है तो अगर हम इसे सीधा करें तो यह भी क्षेत्र पृथ्वी का कक्षीय समतल कहलाता है। इसमें आप देख सकते हैं बीच में विषुवत रेखा है, ऊपर कर्क रेखा है और नीचे मकर रेखा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कर्क रेखा के एक कोने को और मकर रेखे को एक कोने को अगर मिलाते हैं तो यही क्षेत्र पृथ्वी का कक्षीय समतल कहलाता है, और ऊपर की ओर भी मिलाते हैं तो यही क्षेत्र पृथ्वी का कक्षीय समतल कहलाता है। और उत्तर ध्रुव आप दक्षिण ध्रुव भी चित्र में देख सकते हैं। अब देखिए एक बात बता रहा है, क्या आप जानते हैं
प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती यानी घूमते रहती है। कह सकते हैं जो आसमान के सारे चीजों के बारे में बताते हैं, जैसे तारे, चांद, इनके घूर्णन गति के बारे में और इनके और भी बहुत सारी बातों को, तो उन्हें खगोल शास्त्री बोलते हैं। और भारत के ही एक खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और ये अपने अक्ष पे हमेशा घूमते रहती है। अब फिर से इधर आ जाते हैं, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। मतलब कह सकते हैं, यहां बता रहा है कि अगर पृथ्वी एक जगह रुक जाए, घूमे ही नहीं, तो क्या होगा? तो हम कह सकते हैं कि जहां पे वो रुकेगी उसके आधे भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, जिससे दिन रहेगा, और आधे भाग पर सूर्य का प्रकाश ही नहीं पड़ेगा, जिससे उधर हमेशा रात ही रहेगा। साथ ही जिधर धूप पड़ रहा है उधर गर्मी का माहौल रहेगा, वहीं अगर जिधर धूप नहीं पड़ रहा है उधर बिल्कुल ठंड रहेगा, शीत प्रदेश कहलाएंगे। और इस तरह जीवन संभव नहीं है, क्योंकि केवल धूप से काम नहीं चल सकता और केवल ठंड के वजह से भी लोगों को जान जा सकती है। इस प्रकार कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे, यानी एक ही जगह पर रुकी रहे तो। अब जानते हैं पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। चित्र 3.3 में देख सकते हैं, पृथ्वी की परिक्रमण एवं ऋतुएं इसी से बनते हैं। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन 1/4 यानी कह सकते हैं 365 दिन और लगभग 6 घंटे के बराबर में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इनमें नहीं जोड़ते हैं। चित्र 3.3 पृथ्वी की परिक्रमण एवं ऋतुएं, इसके बारे में जानिए। देखिए, सबसे बीच में आपको सूर्य दिख रहा है और ये चारों तरफ प्रकाश फैला रहा है। सबसे पहले अगर सूर्य के एकदम सीधा नीचे देखिएगा तो विश्व, जो कि 23 सितंबर के समय में पड़ता है हमारे कैलेंडर के अनुसार, ये बसंत ऋतु होता है, क्योंकि सूर्य इस समय बिल्कुल सामने नहीं पड़ता है। फिर जैसे जैसे ये सितंबर से 22 दिसंबर की तरफ आता है तो दक्षिणी गोलार्ध में इसमें प्रकाश की मात्रा बढ़ जाती है, सूर्य की किरणें सीधे दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती है, जिस वजह से इसमें ग्रीष्म ऋतु पड़ता है और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु पड़ता है। यह समय होता है 22 दिसंबर का और दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र का बात बता रहा है। उसके बाद अब फिर वहां से 21 मार्च की तरफ मुड़िएगा तो यहां देख सकते हैं कि यह विश्व रेखा है और इसमें दक्षिणी ध्रुव पे फिर से सीधा प्रकाश पड़ रहा है और उत्तरी ध्रुव पे फिर से ना के बराबर प्रकाश पड़ रहा है, जिसकी वजह से इधर वसंत ऋतु रहता है। ये 21 मार्च का था। फिर अब आगे देखिएगा तो 21 जून में बता रहा है कि उत्तरी गोलार्ध पे फिर से प्रकाश सामने पड़ रहा है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु पड़ रहा है। ये 21 जून का चित्र है, यानी उत्तरी आयांत और दक्षिणी आयांत में हम कह सकते हैं कि हमेशा एक तरफ धूप पड़ता है। देखिए, अब 22 दिसंबर में देखिएगा तो आपको दक्षिण तरफ में धूप ना के बराबर पड़ रहा है। उसी तरफ यहां उत्तर में देखिएगा तो इधर भी 21 जून में उत्तर आयांत की तरफ ना के बराबर धूप पड़ रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऋतुओं का परिवर्तन होता है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूमने से। अब जानते हैं 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार फरवरी चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। मतलब आप जानते होंगे कि फरवरी 4 सालों के बाद 29 दिन का हो जाता है, फिर अगले 3 सालों तक वह 28 दिन रहता है, उसके बाद चौथे साल वह 29 दिन का होता है। इसका कारण यही होता है क्योंकि हर साल पृथ्वी का एक घूर्णन करने में 365 दिन के साथ 6 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं, जिसको हम लोग नहीं पढ़ते, और अंतिम में चौथे साल में हम इसे 6-6 घंटा मिला के 24 घंटा एक साथ जोड़ के 366 दिन का बना देते हैं। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा, तो हम कह सकते हैं आने वाला साल 2024 लीप वर्ष का होगा। चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। मतलब आप चित्र से ही देख सकते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार भाग में लगा रही है, यानी पृथ्वी भी गोल है और ये चक्कर भी गोल गोल लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। मतलब कह सकते हैं कि ऋतु के बदलने का सबसे मुख्य कारण यही होता है क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अलग अलग दिशा में घूमते रहती है। अब बता रहा है आओ कुछ करके सीखे।
क्या आप जानते हैं कि एक दीर्घवृत्त कैसे बनाया जाता है? एक पेंसिल, दो पीने तथा एक धागे का छल्ला लीजिए। अब इन पिनों को कागज पर स्थिर कर दे जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब इन दोनों पिनों को घेरते हुए धागे के छल्लों को कागज पर रखें। अब पेंसिल से धागे को कसकर तानते हुए पेंसिल के धागे के साथ घुमाते जाइए। अब जो आकृति कागज पर बनेगी वह दीर्घवृत्त बनेगी। आप देख सकते हैं कि कैसे चित्र में दिखा रहा है आपको कि कैसे एक दीर्घवृत्त बनता है पेंसिल वगैरह के मदद से, और आप करके भी देख सकते हैं। अब एक और बातें बता रहा है, आओ कुछ करके सीखे। एक ही दिशा में पृथ्वी के झुकाव को समझने के लिए मैदान पर बहुत बड़ा दीर्घवृत्त बनाइए तथा छड़ी में लगा हुआ एक झंडा ले दीर्घवृत्त वाली रेखा पर कहीं भी खड़े हो जाएं। वहां से दूर स्थित किसी वृक्ष के सबसे ऊपरी हिस्से के किसी बिंदु की ओर झंडे से दिखाएं। अब झंडे की उसी स्थिर बिंदु की तरफ रखते हुए दीर्घवृत्त पर चले। इसी प्रकार पृथ्वी का अब हमेशा एक ही स्थिति में झुका हुआ रहता है। पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। मतलब ऋतु परिवर्तन के बारे में बता रहा है। आप इस एक्टिविटी करके ऋतु परिवर्तन को महसूस कर सकते हैं। चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। अभी हमने जो पीछे चित्र में देखा, आप जाकर देख सकते हैं कि सूर्य के किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक पड़ती है। हमने पीछे ही बताया था कि कर्क रेखा पे सूर्य की किरणें सीधा पड़ती है तो ये अधिक ऊष्मा देती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है। ध्रुव मतलब पृथ्वी का ऊपरी और निचली जो भाग होता है उसे ध्रुव कहते हैं। बीच में विषुवत रेखा होता है। तो इन क्षेत्रों में कह सकते हैं कि ध्रुवों के पास ऊष्मा कम प्राप्त होता है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए ईश्वत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। मतलब कह सकते हैं कि पृथ्वी पर ये जो 21 जून का चित्र आप देख सकते हैं चित्र में कि कैसे पृथ्वी घूमते रहती है, जिसके वजह से आधा भाग पे दिन रहता है 6 महीने तक और आधा भाग पे रात रहता है 6 महीने तक। यहाँ पे ध्रुवों पे देख सकते हैं ऐसा माहौल वहीं बनता है और इसे उत्तर अयनांत कहते हैं। दूसरी बता रहा है 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके रहने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? मतलब जो क्रिसमस हम लोग यहाँ पे दिसंबर में मनाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इसे गर्मी के दिनों में मनाया जाता है। मतलब कह सकते हैं कि 22 दिसंबर से दक्षिणी ध्रुव की तरफ सूर्य की प्रकाश मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसके वजह से इधर की जो दिन होते हैं वो लंबे होते हैं और रातें छोटी होती है। साथ ही हमने ऊपर उत्तर अयनांत के बारे में जाना था, उसका विपरीत माहौल इसमें हो जाता है, इसलिए इसे दक्षिण अयनांत भी कहा जाता है। अब जानते हैं 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधे पड़ती है। विषुवत वृत्त यानी पृथ्वी के बीच वाले भाग पे बता रहा है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। मतलब जितना दिन के बराबरी होती है उतना ही रात होता है। विषुवत वृत्त के सब सामने होता है और इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, यानी उल्टा हो जाता है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। जैसे आप देख सकते हो उत्तर अयनांत, दक्षिण अयनांत और विश्व के बारे में बताया। ये तीनों स्थितियां पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने के वजह से ही होता है। आइए इस अध्याय में हम लोगों ने जो जाना उसे रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पृथ्वी के घूर्णन के बारे में जाना, जिसके वजह से दिन और रात होता है। फिर दूसरा हमने परिक्रमण के बारे में जाना, जो सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी घूमती है तो ऋतुओं का परिवर्तन होता है। उसके बाद कक्षीय समतल के बारे में जाना कि पृथ्वी कैसे अपने कक्षा पे घूमती है।
आप चित्र 3.1 में देख सकते हैं, उस फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने प्रदीप्त वृत्त के बारे में जाना, जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, उससे ही प्रदीप्त वृत्त कह सकते हैं। ये चित्र 3.2 में आप देख सकते हैं कि कैसे आधे भाग पे दिन हो रहा है यानी सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है और दूसरे आधे भागों पर रात हो रहा है, और ये जो क्षेत्र होता है इसे प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है। उसके बाद आप चित्र से देख सकते हैं यहाँ कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूमने से परिक्रमण में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। जैसे ध्रुवों पे 6-6 महीने तक दिन होते हैं, उसी तरह नीचे की तरफ आ जाने के बाद तो दूसरी तरफ बदल जाता है। और साथ ही 21 मार्च और 23 सितंबर को आप विषुव के बारे में जान सकते हैं कि कैसे इस पे दिन और रात बराबर होते हैं, और इधर 22 दिसंबर और 21 जून पे कैसे आधे आधे क्षेत्र पे लंबी दिन होते हैं और छोटी रातें होती है। और इसके बाद हम लोगों ने जो पीछे चित्र में देखा उसी के बारे में बता रहा है कि कैसे पृथ्वी में घूर्णन के कारण ध्रुवों पे लंबे समय तक 6-6 महीने तक रात और 6-6 महीने तक दिन रहता है। उसी को उत्तर अयनांत बोल दिया, नीचे की साइड उसी को दक्षिण अयनांत बोल दिया, इसके विपरीत हो जाता है। और फिर जब दिन रात दोनों तरफ बराबर हो जाता है तो उस वाले बात को विश्व बताया है। इस प्रकार हमारा ये अध्याय 3 पृथ्वी की गतियां समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर ले, साथ ही अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करें, और इसी तरह की नॉलेजफुल जानकारी लेने या आगे के अध्यायों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।